नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ सीईटी टेस्ट की पूरी जानकारी। एचएससी के चेयरमैन व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने टेस्ट की पूरी जानकारी दी है। जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होना है उसकी पूरी जानकारी दी है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। कॉमन टेस्ट क्या है, कितने नंबर का इसमें एग्ज़ाम हुआ, कौन कौन से सब्जेक्ट है, सभी पूरी जानकारी अगर आपको लेनी है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। तो दिखा देते हैं आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और एचएससी के चेयरमैन भारत भूषण भारती ने सीईटी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के बारे में क्या बोला है। अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल जो बुलेट रणजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दिखा देते हैं वो एचएससी के चेयरमैन और हरियाणा के मुख्यमंत्री का वीडियो। को आगे आने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को प्रेस्क्राइब किया जाए, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा किया जाएगा। ये ग्रुप सी एंड डी पोस्ट्स और नॉन गेस्टेड टीचिंग जॉब्स के लिए किया जा रहा है। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे हमारे चेयरपर्सन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उससे पहले मैं थोड़ी सी रूपरेखा बताना चाहूँगा कि इससे पहले का जो तरीका था रिक्रूटमेंट का, उसके अंदर जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आती थी तो एप्लीकेंट को उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता था, उसकी एक अलग फीस पे करनी पड़ती थी और उसके बाद एग्ज़ाम होते थे। सरकार ने चाहा है कि कैंडिडेट को हर एग्ज़ाम के लिए बार बार रजिस्टर ना करना पड़े और बार बार फीस का पेमेंट ना करना पड़े। इसलिए ये एकल पंजीकरण और कॉमन पात्रता परीक्षा का आदेश आज सरकार ने दिया है। इसके तहत सब एप्लीकेंट्स को एक पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, एक ही बार फीस जमा करनी होगी और उसके बाद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उसे देना होगा। सरकार जब भी कोई रिक्रूटमेंट करेगी तो उसके अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो एक सीईटी स्कोर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर के हिसाब से कैंडिडेट्स को इनवाइट करेगा। अगर 50 से कम सीटें हैं तो 5 गुना, और अगर 50 से ज़्यादा है तो 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इस जो एग्ज़ाम एसएससी करवा रहा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसका जो स्कोर है उसके अंदर 2 आइटम्स इंक्लूडेड है। एक तो सीईटी जो टेस्ट है उसका, और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस का जो वजन है वो ग्रुप डी के केस में 10% वजन रखता है और ग्रुप सी के केस में 5% वजन रखता है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अब चेयरपर्सन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन श्री भारत भूषण जी को इनवाइट करूंगा कि वह यहाँ पर आएँ और स्कीम के बारे में और डिटेल में आपको संबोधन करें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर जिसका जो है शुरुआत हो रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, माननीय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, मुख्य पीएससीएम श्री डेसी साहब, सभी अधिकारीगण का और हरियाणा कर्मचारी चयन योग के मेरे सहयोगी सदस्य जो यहाँ पर आए उन सभी का, और आप सभी प्रेस के साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 3-4 साल से इसके ऊपर
और हमारे सभी अधिकारीगण इस विषय पर बहुत ही चिंतन और मनन इसके ऊपर किया कि बार बार एक उम्मीदवार को विभिन्न भर्तियों के लिए बार बार फॉर्म भरना पड़ता है, बार बार फीस देनी पड़ती है, बार बार एग्जाम देने के लिए उनको एग्जामिनेशन सेंटर पर आना पड़ता है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को बार बार इन उम्मीदवारों के जो वांछित दस्तावेज हैं उनकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा समय जो है इस प्रक्रिया को, चयन प्रक्रिया को करने में लगता है, जिसके कारण कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती हैं। इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए और स्पीड अप करने के लिए और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का एक मोटो है कि सभी नौकरियां योग्यता के आधार पर पारदर्शिता के अनुसार दी जाएं और जो पिछले 6 वर्षों में हमने ये करने का एक प्रयास किया है, उसको और स्पीड अप कैसे किया जाए, पारदर्शिता और जो योग्यता का मापदंड है इसको और भी स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, इस विषय पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है उसकी आज विधिवत जो है शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से मोटे तौर पर अभिप्राय ये है कि हरियाणा सरकार के अंदर जितनी भी ग्रुप सी और डी की नौकरियां हैं, आज के बाद सभी जो नौजवान युवा हैं, युवतियां हैं, हमारे बेटे और बेटियां हैं, उनको अगर ग्रुप सी और डी के अंदर नौकरी लेने की उनकी सरकारी में इच्छा है तो एक बार उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनको एक ही बार जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये की फीस एक बार ही अपने जीवन काल में जब तक वो नौकरी लेने के योग्य है केवल एक बार ही देनी पड़ेगी। इस पोर्टल के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अभी हरियाणा सरकार ने जो एक बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए पीपीपी कार्ड, परिवार पहचान पत्र के नाम से जो कार्रवाई तकरीबन पूरी होने वाली है, जिसमें उसके परिवार का पूरा ब्यौरा है, उसके परिवार में सदस्य कितने हैं, उनकी आयु क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, इस प्रकार की पूरी जानकारी उसके अंदर रहेगी। और वो पीपीपी जो पहचान पत्र है उसका लिंक जो है इस पोर्टल के साथ रहेगा। जैसे ही वो उम्मीदवार अपना सभी वांछित जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है और वो उसमें सारा डेटाबेस भरेगा तो तुरंत जो है उसके सामने पीपी कार्ड का जो है वो भी एक प्रकार से सारा ब्यौरा उसके सामने आ जाएगा, तो वो चेक कर सकता है। अगर उसको कोई कठिनाई नजर आती है पीपी कार्ड के अंदर, अगर कोई और दस्तावेज है या कोई जानकारी उससे अलग है जो वो भर रहा है, तो सबसे पहले उसको पीपी कार्ड के अंदर जाके वहां जाके उसको करेक्ट करेगा और करेक्ट करने के बाद जब इस एप्लीकेशन को पूर्ण भर देगा, भरने के बाद पढ़ने के बाद उसको पूरी सत्यनिष्ठा से उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करेगा और उसको डाउनलोड करके अपलोड दोबारा करेगा तो उसको एक यूनिक आईडी नंबर प्राप्त होगा जो उसको जीवन भर जो है जब तक वो योग्यता है उसके अंदर नौकरी लेने की आयु के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार ये उसके एक प्रकार से काम आएगा। और ये इसका प्रथम चरण है। दूसरा जो चरण है वो सीईटी है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि केवल ग्रुप सी और डी के लिए अलग अलग से होगा। ग्रुप सी के और डी के लिए जो भी वर्ष में कम से कम एक बार करवाने का जो है हम प्रयास करेंगे, जैसा हरियाणा सरकार की ओर से हमें आदेश प्राप्त होगा। सीईटी के अंदर आने के बाद मान लीजिए ग्रुप सी के अंदर का एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है तो उसकी वैधता 3 वर्ष तक रहेगी। 3 वर्ष तक वो जो टेस्ट है उसका स्कोरिंग रहेगा और जैसे ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा, इदारे द्वारा किसी भी पोस्ट के लिए हमारे पास रिक्विजिशन आएगी, मान लीजिए पटवारी के लिए 500 पोस्ट के लिए आता है
तो उसके लिए जैसे ही हम उन सीईटी के अंदर ग्रुप सी के लिए जिन्होंने टेस्ट दिया है, तो उनका जो डाटा होगा, जो बेसिक क्वालिफिकेशन मान लीजिए 10+2 है, तो उसके अंदर जितने भी उम्मीदवार इच्छावान हैं उनको हम जो है यस करने के लिए अपने पोर्टल पर आमंत्रित करेंगे, और जो उसमें यस करेगा उसके हिसाब से जो उनका स्कोरिंग बनेगा उसके अंदर 5 टाइम्स जो है उनको बुलाया जाएगा। अगर 30 तक जो है हमारे पास उसमें पोस्ट हैं, 30 से 40 के बीच में है तो 150 तक होंगे, और अगर उसमें 50 से ऊपर नौकरियां हैं, पोस्ट हैं, तो उसके अंदर 3 टाइम्स जो है उनको बुलाया जाएगा, और उनका जो है फिर स्क्रीनिंग टेस्ट हम अपने तौर पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लेगा, और उसकी स्कोरिंग के हिसाब से जो है आगे जो है विषय बढ़ेगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर बात है कि 10 मार्क्स का जो सोशियो इकोनॉमी का क्राइटेरिया हरियाणा सरकार ने आम जनता के लिए, सुविधा के लिए, उनको जो बिल्कुल भी अंतिम लक्ष्य पीछे सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जो सुविधा दी है उसके अनुसार उन सभी जो 4 हमारे उसके अंदर मापदंड हैं कि उसके परिवार में किसी के पास नौकरी नहीं है, अगर कोई हमारी बहन और बेटी विधवा है उसके लिए भी उसके अंदर 5 नंबर का प्रावधान है, और उसके अनुसार जो है अगर कोई डीनोटिफाइड से वर्ग से है तो उसके लिए भी है, और एक उसके अंदर जो है अगर कोई प्राइवेट नौकरी में हरियाणा सरकार के अंदर काम कर रहा है किसी इदारे के अंदर जो नियमानुसार उसमें आता है, अगर उसके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी 5 मार्क्स का जो है एक प्रकार से सहायतार्थ किया गया है। तो ये सोशो इकोनॉमिक के जो 10 मार्क्स हैं ये सीईटी टेस्ट होने से पहले ही उसके योग के अंदर जो है जोड़ दिए जाएंगे, ताकि इस प्रक्रिया को बार बार हमें उनके डॉक्यूमेंट को चेक ना करना पड़े। इस प्रकार से जब हम सेकंड टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट ग्रुप सी का वर्ग अनुसार लेंगे तो उसके अंदर जो है उनका रिजल्ट जो है उनका सीईटी टेस्ट लेने के बाद जो भी उनका परिणाम आएगा मेरिट के अनुसार और पूरी पारदर्शिता से जो हम जैसे हम पहले कर रहे हैं उसको और स्ट्रेंथन करते हुए इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से ग्रुप डी की प्रक्रिया रहेगी। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, इससे क्या होगा कि अभी हमें जो 6 महीने से 1 साल का समय एक चयन प्रक्रिया को पूरा करने में लगता है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और इसमें हम 3 महीने के अंदर भी ये चयन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी हरियाणा सरकार का भी यही विषय है कि इस चयन प्रक्रिया को पूरी योग्यता, मेरिट, पारदर्शिता के साथ और स्ट्रेंथन करते हुए आगे बढ़ाया जाए और इसको स्पीड अप किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो हमारे युवा, पढ़े लिखे युवा हैं जो ग्रुप सी और डी में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको कम से कम समय में एक ही बार फीस देकर, एक ही बार फॉर्म भरकर और कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कभी आना ना पड़े। एक प्रकार से सुलभ और सरल एक प्रक्रिया जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू होने जा रही है, इसमें इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अगर सीईटी टेस्ट दूसरी बार सीईटी टेस्ट तो सीईटी का अब मैं उस टीम से एनआईसी टीम से श्री राहुल को इनवाइट करूंगा कि इस पोर्टल के बारे में, वेब पोर्टल के बारे में जिस पर बच्चों ने, एप्लीकेंट्स ने रजिस्टर करना है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में, विस्तार में बताएंगे। थोड़ा छोटा करना भी, समय कम है, थोड़ा छोटा प्रभात विस्तार से मुख्यमंत्री जी और सारे सरकारी सीनियर अफसर क्विकली, वैसे तो भारती जी ने explained all the features. We have incorporated all those features technically. So one-time registration of e-admit card, generating the candidate list, and examination day specific activities. So
So, sir, we are ready for the launch. I invite sir. और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं, हम जानते हैं कि आज भारतीय संस्कृति के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है 12 जनवरी, और इस दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाते हैं। युवा ही वास्तव में एक ऐसा हमारा स्रोत है ऊर्जा का कि जिसके उसकी अपनी टैलेंट, उसका अपना योग्यता, उसके अपने गुण, उसकी अपनी क्षमता, उससे हम अपने देश को, समाज को खूब आगे बढ़ा सकते हैं। हमने हरियाणा में युवाओं के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। हमने अपना जो ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, इसके घोषणा पत्र में ये उस समय घोषणा की थी कि युवाओं की अपनी पढ़ाई, युवाओं की स्किलिंग, युवाओं की क्षमता को बढ़ाना, और साथ ही युवाओं को नौकरी के लिए बार बार जो आवेदन करना पड़ता है ये नहीं करना पड़ेगा, एक बार आवेदन करना पड़ेगा। उसी के ऊपर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी आईटी टीम ने, हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मिलकर के एक जो पोर्टल बनाया उसका आज विधिवत लॉन्च किया है। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेश के युवाओं को शुभकामना देता हूं। अपने एनआईसी, आईटी डिपार्टमेंट और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन सब के यानी कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी बधाई देता हूं कि इन्होंने एक इस प्रकार का ये पोर्टल बनाया है। अब आगे से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपना जो सी और डी का जैसा बताया गया है, कर्मचारियों का जो चयन है वो इसी पोर्टल के माध्यम से ही करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दिया गया है और अब ये 3 महीने तक यानी 31 मार्च, 3 महीने माने 12 दिन कम हो गए इसमें, 31 मार्च तक 2021 तक ये पोर्टल खुला रहेगा और सब लोग, चाहे वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, हायर एजुकेशन का व्यक्ति है, एक ही फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स भरेगा। और जो कम क्वालिफिकेशन वाला है वो तो केवल डी में ही अपने परीक्षा दे पाएगा, लेकिन इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले यानी +2 और इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले चाहे तो वो डी में भी परीक्षा दे सकते हैं, चाहे तो सी में भी दे सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये दोनों का अलग अलग होगा, सी का अलग होगा, डी का अलग होगा। डी में तो जो भी उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी इंक्लूडिंग सोशो इकोनॉमिक मार्क्स मिला करके, उस मेरिट के आधार के ऊपर ही जो ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली नौकरी मिलेगी। हाँ, उसमें जो विशेष उनकी उपलब्धि चाहिए, जिनके लिए जैसा विशेष उनका अनुभव या तकनीकी अनुभव, इसके अलग से जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, उन सर्टिफिकेट के लोगों को ही अपनी मेरिट के हिसाब से वहां नौकरी मिलती जाएगी। अलग से दूसरा टेस्ट नहीं होगा। लेकिन ग्रुप सी में डिपार्टमेंट की जो भी पोस्ट होंगी उस पोस्ट के हिसाब से उसका एक टेस्ट दोबारा होगा। और वो जैसे बताया कि अगर 30 पोस्टें हैं अप टू 30 तो 5 टाइम्स, 30 से 50 तक 150 फिक्स होंगे और 50 से ऊपर 3 टाइम्स, ताकि फिर वो 50 से ऊपर 3 टाइम 150 से ऊपर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 स्लैब्स उसके बनाए गए हैं और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक सुविधा ये युवकों को, क्योंकि एक ही युवक बार बार टेस्ट भरता है, बार बार टेस्ट के लिए फार्म भरता है और उसको बार बार फीस देनी पड़ती है। उसकी बजाय वो 3 साल के लिए एक बार ही अपनी एक पात्रता टेस्ट के लिए ही फीस होगी। अगर वो दूसरी बार उसको इम्प्रूव करना चाहता है तो उसको फीस वो दोबारा देनी होगी, क्योंकि मुख्य जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये फीस उसकी है। बाकी जितने भी आगे टेस्ट होंगे ग्रुप सी के, उसमें कोई भी फीस नहीं होगी।
इसलिए, और जब भी वो आखिरी फीस जमा कराएगा उसके 3 साल तक वो वैलिड रहेगी। उस 3 साल से, मानो पहले साल कराता है 3 साल तक, और हो सकता है वो दूसरे साल फिर जमा करा के अपना टेस्ट देना चाहता है तो फिर चौथे साल तक रहेगी। इसलिए ये एक 3 साल की उसकी एलिजिबिलिटी हर टेस्ट की ये रहा करेगी। मित्रों, जैसा आप देखते हैं पहले हमारे, हाँ जी, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगर 3 साल में आगे नहीं देता तो वहां तक रहेगी। लेकिन इंप्रूव करने के लिए अगर मानो उस अगले एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फिर वो देना चाहता है तो फिर से उसको फीस देनी होगी, तो वो टेस्ट की उसकी भी फिर 3 साल वैलिड हो जाएगी। नहीं, वो तीन साल तक अलग अलग विभागों में भी टेस्ट देते रह सकते हैं। वो अगली बार फिर पोस्टिंग के लिए फिर दे सकता है। इंप्रूव करना तो बीच में इंप्रूव कर सकता है। अगर 3 साल तक उसने इंप्रूव भी नहीं किया, उसको उसके आधार पर कोई नौकरी भी नहीं मिली, तो वो 3 साल के बाद उसका ये पीरियड समाप्त हो जाएगा। अगले 3 साल के लिए फिर आना चाहता तो फिर आ सकता है। सामान्यतः होगा ये कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट में हायर मार्क्स के जितने भी बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, वही नौकरी के लिए बार बार प्रयत्न करेंगे। बहुत नीचे जो रह जाएंगे वो या तो इंप्रूव करेंगे या छोड़ के अपना काम करेंगे, क्योंकि इसमें हर एक बार के लिए उनको अलग अलग लालसा तंग नहीं करेगी। क्योंकि अभी तो क्या होता है, एक मान लो 5000 पोस्ट है, उन 5000 पोस्ट के लिए भी 10 लाख लोग आते हैं। 500 पोस्ट होती है उसके लिए 10 लाख फिर आते हैं। अगले किसी और विभाग की 2000 आ जाती है, उसके लिए 10 लाख फिर आते हैं। तो वो जो बार बार आने का क्रम या बार बार एग्जाम लेने की बात, ये परेशानी युवकों के लिए भी खत्म होगी और डिपार्टमेंट भी सुविधाजनक तरीके से अपने पूरी क्षमता से इन टेस्ट को जल्दी से जल्दी कम टाइम में करा सकते हैं। देता रहेगा वो। हाँ, वो दे सकता है। वो इस आधार पर ये रजिस्ट्रेशन तो उसका नौकरी का खत्म हो गया, वो नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करा के फिर कर सकता है, क्योंकि एक बार नौकरी जिसको मिलेगी वो इसमें से डिलीट हो जाएगा। लेकिन डोमिसाइल पहले कभी हमारे यहाँ 15 साल की पीरियड था कि जो 15 साल से हरियाणा में रह रहा है उसी का डोमिसाइल बनेगा। अब उसका हमने पीरियड 5 साल कर दिया कि 5 साल से भी कोई हरियाणा में रह रहा है तो उसका भी डोमिसाइल बनेगा। 5 साल से कम अगर है तो उसको एक टेम्परेरी रेजिडेंट आईडी दी जाएगी, वो भी भर सकता है फॉर्म, यानी दूसरे प्रदेश का भी भरना चाहे तो भर सकता है। वो टेम्परेरी आईडी उसको ये मिलेगी, उस टेम्परेरी आईडी के आधार पर वो सारी जानकारियां उसकी ऑटोमेटिक भरी जाएंगी। उसको ऐसा नहीं को नहीं भर सकता है, लेकिन उसको एक टेम्परेरी आईडी मिलेगी, उस आधार पर भरेगा। नहीं, सभी कर पाएंगे। पीपीपी के अलावा मैंने बताया ना, अगर किसी का पीपीपी नहीं है वो टेम्परेरी लेगा। हाँ, उसी पोर्टल में भरना पड़ेगा। हमारा जो पोर्टल है पीपीपी का, उसी में एक प्रावधान टेम्परेरी आईडी का है, उसके अंदर टेम्परेरी आईडी बनाएगा, अपना मूल एड्रेस जहाँ का वहां का लिखेगा। मैंने बताया 5 साल का रेजिडेंट जब तक नहीं होता तब तक वो टेम्परेरी पर रहेगा। 5 साल रेजिडेंस पूरा होने के बाद वो परमानेंट में आ जाएगा। पीपीपी का हमेशा, ये मैंने बताया 31 मार्च तक है। अभी 31 मार्च तक है, फिर इसको समय समय पर खोला जाएगा। जब मानो एक एग्जाम हो जाएगा तो दूसरे एग्जाम से पहले फिर खोला जाएगा, या जब भी कभी परीक्षाएं मान लो 10वीं की 12वीं की होती है फिर खोला जाएगा। अभी तो 31 मार्च तक जो पहले से 10वीं के 12वीं के लोग हैं वो आएंगे। और इसमें भारती जी एक प्रावधान हमने ये भी किया है कि जो इस बार 10वीं और 12वीं में अपीयर होंगे, हाँ, वो भी इसमें कर सकते हैं। प्रोविजनल अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, 10वीं में 12वीं में पास होने के बाद वो उसमें अपना अपडेट करेंगे कि 10वीं 12वीं पास हो गए। पास नहीं हो सके तो इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे। ये प्रक्रिया की बात होगी, लेकिन टारगेट क्या रखा है सरकार ने? जिस तरह से कोविड का समय रहा, कुछ भर्तियां बंद भी हुई, प्रक्रिया तो एक सिंपल होगी, उसके लिए टारगेट भी होगा? कोई टारगेट नहीं है, सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सबका टेस्ट होगा। इस टेस्ट के बाद डिपार्टमेंट अपनी आवश्यकता के हिसाब से फिर नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट करेगा
और वो जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसके बाद उनको फिर क्लिक करना होगा कि हाँ इस नौकरी के लिए अगर तो ग्रुप डी है तो वो सिलेक्शन सीधी हो जाएगी और सीधा उनको अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा। 1 महीने का टाइम मिलेगा ज्वाइन करने का, कोई ज्वाइन करेगा ठीक है, नहीं ज्वाइन करेगा तो नेक्स्ट की बारी आएगी। और अगर ग्रुप सी है तो उसको अगला टेस्ट जो डिपार्टमेंट का देना है उसके लिए उसको टिक करना होगा कि हाँ मैं इसके लिए एग्जाम देना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए नंबर जो फिक्स कर दिया है अप टू 30, 5 गुना 30 to 50, 150, अबव 50 अगर पोस्ट है तो होते 3 गुना। तो उतना जो अपर होंगे, मानो एग्जाम लेना है 200 लोगों का, टिक कर दिए 400 लोगों ने, तो मेरिट में अपर 200 होंगे, उन्हीं का एग्जाम होगा, बाकी का नहीं होगा। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो कैसे? मैंने बताया कि इससे बड़ी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती। हर चीज पोर्टल पर है, जितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो सबको पता रहेंगे वेबसाइट के ऊपर। जिनको सोशो इकोनॉमिक नंबर दिए गए हैं वो पहले से उसके अंदर डाल दिए जाएंगे, उसको जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। किसी ने चैलेंज करना तो चैलेंज करेगा। ये जो 10 नंबर के मार्क्स हैं ये तुरंत जैसे रजिस्ट्रेशन 31 मार्च को पूरी हो जाएगी, उसके तुरंत बाद वो उनकी एप्लीकेशन के आधार पर नंबर डल जाएंगे। तो नंबर डलते ही जब सीईटी का टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे पहले किसी ने चैलेंज करना तो उसको चैलेंज कर सकता है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में इसकी पारदर्शिता है। और फिर जब एग्जाम होगा उनके सबके मार्क्स भी सबको पता होंगे कि किसकी मेरिट क्या आई है, वेबसाइट पर देखेंगे। 3 टाइम्स 5 टाइम्स का हमने स्कोर बता दिया, सबको पता है। जिस दिन टिक करके लोगों ने भर दिया, जब डेट आएगी उस डेट के बाद भी टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम तक आप टिक कर सकते हैं। टिक करने की डेट तक वो नंबर फिर आ जाएगा, उस नंबर में कितने लोगों का टेस्ट होगा वो पता लग जाएगा। 600 लोगों ने टेस्ट किया, 300 ने, मानो 600 लोगों ने टिक किया, 300 ने यदि टेस्ट देना है तो अपन 300 कौन है सबको पता लगेगा। कहीं उसमें कोई छुपाई हुई बात नहीं है, हर किसी को अपने पोर्टल वेबसाइट पर ये चीजें नजर रहेंगी। साल में के 2 होंगे ऐसा कि अभी इस पर काम चल रहा है, क्योंकि ये कोई भी तैयारी होगी वो कम से कम 5 महीने 6 महीने उसमें लगने हैं। आज उसकी तैयारी शुरू करेंगे, इधर से रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा, तो 6 महीने का मतलब है जून से पहले तो ये नहीं होगा। तो पहला टेस्ट जून में होने के बाद तभी हम डिसाइड करेंगे कि अगला टेस्ट कब करना है। लेकिन साल में एक जरूर होगा, अगर आवश्यकता रही 2 भी हो सकते हैं। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे आपने किया है, ऐसे ही युवाओं के लिए ऑनलाइन ही एग्जाम अगर वो देना चाहे तो ऐसा कोई विचार कर रहे हैं कि चूंकि अभी ग्राम सचिव का पेपर हुआ है सर, 6.5 लाख के करीब अभ्यर्थी थे और इधर से उधर तो नहीं जाना पड़ा, आपने उनके लिए सुविधा कर दी, जिलों में सेंटर दे दिए। लेकिन इसके बावजूद 1-2 जगह से ऐसी चर्चाएं रही सर कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर आपके पास या चेयरमैन साहब के पास जानकारी होगी कि क्या वाकई में पेपर लीक था या अफवाह थी। लेकिन क्या ऑनलाइन एग्जाम भी बच्चे दे सकें, जो अब बच्चे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे ऐसे सेंटर बना दिए जाए? अभी ग्रुप सी और डी के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट ये ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन का विचार भी करेंगे तो हायर जो टाइप की जो नौकरियां होंगी उसके लिए करेंगे, क्योंकि 10वीं का 12वीं का ये विद्यार्थी अभी ऑनलाइन की लेवल पर नहीं आ सकता कि उनको हम ऑनलाइन लें, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही, ये ठीक है कि एक केस पकड़ा गया है और उस केस में कोई एक टेक्निकल आइटम लेकर के और वो व्यक्ति अंदर गया था, उसने बहुत बारीक चिप एक उससे बरामद हुई और उस चिप के माध्यम से वो सारा सिस्टम पता लग गया है। उसमें जो लोग इसके पीछे काम कर रहे थे उनका भी पता लगा है। 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एफआईआर हो गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उससे ज्यादा आगे कहीं बढ़ा होगा। कोशिश उनकी रही होगी कि बहुत बड़ा एक कोई स्कैंडल करने की, लेकिन टेक्निकल चीजों को पकड़ने के लिए भी टेक्निकल चीजें ही जरूरत है। अभी उसकी छानबीन चल रही है कि कहां तक क्या किसकी उसकी कोशिश की गई होगी। अभी चूंकि बहुत पुराने ऐसे ऐसे ग्रोह बने हुए हैं जो हर चीज की कहीं ना कहीं काट निकालते हैं। अब टेक्निकल लड़ाई तो टेक्निकल चीजों से लड़ी जाएगी। अब उसका प्रबंध कर रहे हैं हम कि कैसे उसको आगे करेंगे, लेकिन आगे ये नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं फ्लॉ ऐसा जो एक आध जगह मिला है, इसमें कहीं ना कहीं कोई शरारत जो की गई है या इस प्रकार का जो अपराध किया गया है, बहुत ही टेक्निकल आदमी ने, जिसको सारी चीजों की जानकारी होती है, उसने किया है। तो उसको एक छोटी चिप के माध्यम से और वो सारी दूर बैठा हुआ आदमी कोई उनको बता रहा था, उस पकड़ा गया। ये जो स्टैट जो है टीचर्स का भी स्टैट होता है। अब क्योंकि ग्रुप सी में हमने जो अदर जो है नॉन गेस्टेड में लिखा टीचिंग का, अब स्टैट वालों को सी टैट देना पड़ेगा जो अपना सीईटी है, या वो स्टैट नहीं, स्टैट अलग है, उनका स्टैट चलता रहेगा। केवल नॉन क्या है वो नॉन गेस्टिंग टीचिंग जो है वो ग्रुप सी के साथ होगा। का जो है
जो नौकरियों के लिए है वही एज लिमिट है 42 वर्ष और 47 वर्ष। सर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ये लाभ हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन में रहेगा या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में? नहीं, अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अभी केवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ग्रुप सी और डी में ही है, ये ए और बी में नहीं है। एचपीएससी तो ए और बी की ही नौकरियां करते हैं। इसमें एक चीज और क्लियर करनी है कि जो सोशो इकोनॉमिक है वो ग्रुप डी में तो मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ग्रुप सी में मैक्सिमम 5 मार्क्स दिए जाएंगे। उसमें 2-3 तरह के प्रावधान होते हैं कि जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है एक भी ब्लड रिलेशन में, तो उसको ही 5 मार्क्स दिए जाते हैं। फादरलेस जो है उस जवान को भी 5 नंबर दिए जाते हैं, या विडो है 5 नंबर है, और इसी प्रकार की 2-3 कैटेगरीज है, लेकिन टोटल मिला करके वो 10 से ज्यादा नहीं होंगे और ग्रुप सी में 5 से ज्यादा नहीं होंगे। अब की बार टारगेट क्या है सरकार का नौकरियों का, कि कितनी नौकरियां निकाली जाएंगी इस वर्ष में? और क्योंकि अभी पहले जो 5000 पुलिस की है अभी तो मैं एक जानकारी आपको ये दे रहा हूं कि हमने किया क्या क्या है पिछले 6 साल के अंदर। ये जानकारियां युवाओं को आखिर कैसे कैसे हमने उनको सहयोग किया, कैसे उनको लाभ पहुंचाया, कैसे उनके जीवन को सुखी करने की हमने कोशिश की। आपको ध्यान में है कि पहले जितने भी ये पर्ची खर्ची के सिस्टम चलते थे, भाई भतीजावाद, पैसा लेना, ये करना वो करना, अपने अपनों को दे, मुड़ मुड़ रेवड़ियां। देखिए अब सारा पूरा मत क्या करो आप लोग। तो कुल मिला के उस सारे को हमने बदला है, और बदलने के बाद 6 साल में 80,000 नौकरियां हमने दी हैं। और कोई पिछले 6 साल का कोई पीरियड, 5 साल का पीरियड उठा करके देख लें, इतनी बड़ी संख्या में नौकरी कभी भी नहीं दी गई है। एवरेज पर ईयर भी लगा लेंगे तब भी नहीं दी गई है। सी और डी में हमने इंटरव्यू खत्म किया, पहले इंटरव्यू में ही सारा कुछ मार लगती थी। हमने देखा ये पीटीआई वाला केस, हमने देखा ये C&V आर्ट वाले वो जो ड्राइंग टीचर जो थे, केवल इंटरव्यू के ऊपर उठा के भर्तियां कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनको अल्टीमेटली उनकी नौकरियां कैंसिल हुई। अब एक व्यक्ति धोखे से, सच्चाई से, बुराई से, बेईमानी से मानो नौकरी ले गया, और उसके साथ 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ये स्थिति बनती है, क्या यानी परिवार का बनता होगा, उसके प्रति हमें यानी हमारी संवेदनशीलता उनके प्रति जरूर है। गलत हुआ, ठीक हुआ, एक वो भूमिका जिसकी है उसकी है, लेकिन जिसने नौकरी ली वो जैसे भी ले गया, लेकिन 16 साल के बाद, 15 साल के बाद उसको नौकरी से बाहर कर दिया गया। ये भी बहुत एक स्थिति ऐसी है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी ये 80,000 नौकरियों में से, 6 साल की नौकरियों में से एक भी रिजेक्ट नहीं हुई है। स्टे लगते रहे हैं, जो भी जाता है स्टे लेके आता है, लेकिन उसके बाद उसको कभी मुंह की नहीं खानी पड़ेगी, कोई नौकरी हमारी रद्द हो गई हो, कोई भी एक भी। पुलिस में भी हमने TRP सिस्टम, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चलाई थी, सबसे पहले हरियाणा में चलाई गई, जिसके अंदर यानी लगभग 8-10 हजार पुलिस की भर्तियां हमारी पिछले 6 साल में हुई हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हुई हैं, चाहे वो कांस्टेबल की हुई हैं, पुरुषों की, महिलाओं की, सब तरह की। लेकिन हमने सिस्टम उसमें दायर किए और सिस्टम के अंदर कभी कोई फ्लॉ नहीं निकला, और अच्छे अच्छे लोग, यानी आज पुलिस का जो नया बैच है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे यानी होनहार, और उसमें से हमने एक और छूट दी उनको कि आपको आगे प्रमोट करना, अपने आप को कैरियर बनाना है, आपको आगे जाने के लिए कोई भी टेस्ट देना, NOC नहीं लेना पड़ेगा। जस्ट यू इन्फॉर्म योर डिपार्टमेंट कि मैं एक टेस्ट देने जा रहा हूं। पहले क्या होता था, NOC लेना अनिवार्य होता था, और NOC लेते समय ऊपर के अधिकारी भी सोचते थे ये नीचे का आदमी हमारे काम का आदमी है, हमारा हमने ट्रेनिंग इसको दी है, ये जाएगा तो हमें छोड़ जाएगा, तो फिर हमारा काम खराब होगा, हमें नई भर्ती करनी पड़ेगी। नो, हम उस नौजवान के कैरियर में बाधा नहीं बनना चाहते। पहले मैं जो अगली बातें थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर पोर्टल पर फिर आ जाएगा वापस। पोर्टल की काफी बातें बताती हैं। 75% उद्योगों में प्राइवेट नौकरी के लिए इसका कानून हमने बनाया है कि हरियाणा के युवक को प्राथमिकता मिले। ये ठीक है, इसमें काफी कुछ चर्चा, बहस ये सब चलती है, चल भी रही है, लेकिन मैंने कहा अगर उपलब्ध है हरियाणा का नौजवान तो उसको नौकरी पहले मिलनी चाहिए, उपलब्ध नहीं है तो बाहर से ला सकते हैं। इसका मैकेनिज्म वो सारा हम बना रहे हैं। विदेश सहयोग विभाग हमने बनाया है, कल ही उसमें मीटिंग हुई है कि हमें अपने नौजवानों को, हमारे यहाँ जो वर्कफोर्स है ये काम करने के लिए विदेश में भी अगर जा सकते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। कॉलेजेस में फ्री पासपोर्ट बनाने की हमने सुविधा दी। क्या फॉर्म भरिए,
कोई भी पोस्ट यानी ग्रेजुएट होने वाला विद्यार्थी अपना पासपोर्ट वहीं से लेकर के जा सकता है, उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। और 6,800 विद्यार्थियों को इस साल ये पासपोर्ट दिए गए हैं जिन्होंने अप्लाई किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी प्रकार की स्किलिंग के भी हम कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारा जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई है, हर प्रकार की स्किलिंग, चाहे वो 10वीं पास है, चाहे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, +2 कोई भी है, ताकि जिस चीज की आवश्यकता है उसकी स्किलिंग और वो करवाई जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। ये भी हमने जो काम किया है उसके अंदर भी केवल यूनिवर्सिटी में 12,000 विद्यार्थी वो स्किलिंग का उनका तैयारी हो गई है। और इसके अलावा स्किलिंग यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्री के साथ एमओयूज हो रहे हैं। लगभग 50 इंडस्ट्री के साथ एमओयू हुए हैं, जहां इंडस्ट्री में ही ट्रेनिंग दी जाएगी जिस चीज की आवश्यकता है, और वही इंडस्ट्री उनको एब्जॉर्व करेगी। ट्रेनर्स उन यूनिवर्सिटी वाले होंगे, सर्टिफिकेट स्किल यूनिवर्सिटी देगी, उनकी देखरेख में उनकी ट्रेनिंग का जो एग्जाम पार्ट है वो स्किल यूनिवर्सिटी करेगी। और उसका एक एमओयू करने के बाद इसमें भी बड़ी संख्या में नौजवानों को भर्ती हो रही है। हमने रोजगार मेले भी लगाए, 577 रोजगार मेले लगे हैं 6 साल में। 60,800 बेरोजगार युवाओं को उसमें नौकरी दी गई है। और इसके अलावा निजी कंपनियां जैसे ओला, उबर, GS4, जोमेटो और स्विगी, इनके साथ भी हमने अनुबंध किए और उसमें भी 79,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। इसी प्रकार ITIs, हमारे ITIs में 71 ट्रेड है इस समय, 40 उद्योगों के साथ उन्होंने भी MOU किया है कि वहां जो ITI में कोर्स कराते हैं उसके बाद उन्हीं इंडस्ट्री में जिनका MOU होते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाती है कि वहां जाकर के ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा एक युवाओं को रोजगार का ये सारा विषय मिला है। जैसा मैंने कौशल विश्वविद्यालय के MOUs का विषय बताया है, जो इंडस्ट्री के साथ किए गए हैं उसमें भी 71,000 युवाओं को और ऐसा उन इंडस्ट्री में जाने का अवसर मिला है। कोचिंग के नाते भी जैसे युवाओं को, जो गरीब विद्यार्थी हैं, अच्छे होनहार हैं, इनके लिए सुपर 100 कार्यक्रम चालू किए। अभी 2 चल रहे हैं, इस बार से हमने उसकी 4 की घोषणा की है। और वहाँ गरीब विद्यार्थी फ्री कोचिंग लेता है और फ्री कोचिंग उनको एक अच्छे लेवल की कोचिंग दी जाती है। और दोनों कोचिंग सेंटर से इस बार 83 युवा ऐसे हैं जिनको IIT और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिले हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये सब हुई है। M3M फाउंडेशन, इसमें हमने 50। तो दोस्तों, आपने जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के चेयरमैन ने जो जानकारी दी है उनको आपने देख लिया। तो दोस्तों, CET टेस्ट, कॉमन टेस्ट की इसमें पूरी जानकारी मिली है आपको। आप अब अपने जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी में लग जाएं। और एक बात है दोस्तों, ये आज से आपका जो पोर्टल है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो आज से आपका पोर्टल शुरू हो गया है। उसमें आपको सही और सटीक जानकारी देनी है। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, 10वीं की DMC है या +2 की DMC है या BA की DMC है, वो आप सभी उसमें इंक्लूड करवा लें। और फैमिली आईडी भी उसमें ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपनी फैमिली आईडी नहीं बनवाई है, जो PP कार्ड है, परिवार पहचान पत्र, वो बनवा ले, वो भी उसमें इंक्लूड करवाना होगा। तो दोस्तों, आप अपने नज़दीक शॉप पर जाकर आप ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है वो आप करवा लें। और आप उसमें सभी जो डाटा दें वो सही और सटीक डाटा दें, ताकि वो रजिस्ट्रेशन है वो आपका साल में एक ही बार होगा। दोस्तों, उसकी जो फीस रखी गई है वो जनरल कैटेगरी की 500 रुपये और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 250 रुपये उसकी जो फीस रखी गई है। तो इसमें जो हरियाणा HSC के चेयरमैन भारत भूषण भारती ने और मनोहर खट्टर ने जिसकी पूरी जानकारी दे दी है। और रही बात टेस्ट की, तो उसमें जो C ग्रुप की जो भर्तियाँ हैं उनमें आपके 2 टेस्ट होंगे। पहला तो CET का टेस्ट होगा और दूसरा जो आप जिस भर्ती के लिए आप एलिजिबल होगे उसका टेस्ट होगा। और जो ग्रुप D की भर्ती है उसमें एक ही आपका टेस्ट होगा बस। जो ग्रुप D की भर्ती है उसमें आपका एक ही टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट आपका नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे यही बातें शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट एंड GK को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।